तो फ्रेंड्स वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स विभिन्न एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर से इंडियन पॉलिटी को, और यह इंडियन पॉलिटी का है वीडियो नंबर सेकंड। इसके पहले वाले पार्ट में हमने संवैधानिक विकास, संविधान सभा, संविधान का स्रोत के साथ साथ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूची से संबंधित प्रश्नों को काफ़ी बेहतर तरीके से रिलेट कर करके कवर करने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और अब बारी है उस वीडियो से संबंधित जितने भी तथ्य थे उनका रिवीजन करने का, क्योंकि रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वह आपके दिमाग में छपने को नहीं है। वीडियो देखने का भी वह टाइम समझिए कि बेकार चला जाएगा। अतः उसके लिए मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल कैरियर हम सफ़र पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और प्रिंट आउट पे बार बार आप घिसिए उन चीज़ों को। मैं एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ उसे है जो उन पॉइंट्स को लिखिए, उस जगह पे आप रिलेट करना सीखिए। तब है जो यह आपका वीडियो देखने का जो मोटिव है वह सार्थक हो पाएगा, और उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, है ना दोस्त। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, और याद रखेंगे कि बार बार केवल वीडियो देखने से नहीं होने को है, ऑफलाइन मोड में आप बार बार आइए, है ना, और उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कवर कीजिए। यहाँ वीडियो आपने देखा, उसके बाद है जो उन चीज़ों का रिवाइज किया तो नहीं, है ना। अब उन चीज़ों को आपने रिवाइज नहीं किया तो वह कुछ फ़ायदा देने को नहीं है, कुछ देर तक रहता है वह चीज़ें, उसके बाद है जो समाप्त हो जाती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि इन चीज़ों को आप प्रिंट आउट निकलवा कर करके आप ऑफलाइन तरीके से काफ़ी बेहतर तरीके से उन चीज़ों को पढ़िए, घिसिए उस पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें उद्देश्य का हमारा शुरुआत होगा यहाँ से, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको भाग 4 तक लेकर कर करके जा पाऊँ। चलिए, तो उद्देश्य का कहने का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रस्तावना, है ना। यानी प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रेम्बल बोला जाता है। प्रियम्बल बोला जाता है, प्रीएम्बल, है ना। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। अब देखिए, प्रेम्बल कहने का मतलब, या इसी को हम बोल सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप इसे, इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? इंट्रोडक्शन। अपने संविधान का यह है इंट्रोडक्शन है, परिचय है। अर्थात उद्देशिका को पढ़ लेने मात्र से आपको संविधान के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा, इसके प्रकृति के बारे में पता चलेगा, इसके स्रोत के बारे में पता चलेगा, और इसमें कौन कौन से क्रांति की झलक दिखती है इसके बारे में पता चलने के साथ साथ यह इसके डेट को भी आप जान सकेंगे कि हमारा संविधान है जो किस दिन बनकर कर करके तैयार हुआ, किस दिन इसे एडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया, है ना। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब देखिए, तो हम बात करते हैं। अब यदि आपके पास प्रिंट आउट है तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को मैं पॉइंट्स को बोलूँगा और उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में करवाएंगे तो आप खुद से कर लीजिएगा, या फिर दोबारा स्पीड को दुगना कर करके, या जिस भी पेस में आपको मीन्स अच्छा सुनाई दे तो उस पेस में आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को पुनः देखिएगा। तो बार बार देखने सुनने से भी चीज़ें याद होती है, लेकिन ऑफलाइन मोड मुझे लगता है कि टाइम सेव करने का और याद करने का वह सबसे बेहतर तरीका है। चलिए अब जरा देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात हमारी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, है ना। हम भारत के लोग, यह जो शब्द है ना दोस्तों, यह है हमारे संविधान का, यह क्या है? सोर्स है, अर्थात स्रोत है ना। हमारे संविधान का यह क्या है? स्रोत है। तो क्वेश्चन यह पूछा जाता है आपसे कि बताइए भारतीय संविधान किस पे टिकी हुई है, उसका स्रोत क्या है? तो यहाँ भारत के लोग हैं, अर्थात भारत की जनता है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को। अब देखिए, यदि आपको याद रहता है तो बीपीएससी वगैरह यदि आप देना चाहते हैं, याद मतलब उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो यह चीज़ें आपको पूरी याद होनी चाहिए, है ना। शुरुआत से लेकर कर करके अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं तक याद होने चाहिए, और यह क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। अब देखिए, तो एक बात है यहाँ पे कि भारत शब्द की चर्चा पूछ दी जाती है कि कितनी बार हुई है, तो भारत शब्द की चर्चा कितनी बार है? 2 बार है। उसके बाद है जो यहाँ पे बात करें, यहाँ इनका क्रम पूछ दिया जाता है कि इन्हें है जो मीन्स एक ऑर्डर में सजाएं जिस प्रकार से प्रस्तावना में इसकी चर्चा करी गई है ना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। इस प्रकार से आपको यह 4 पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे। तो 4 2 6 क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही बताया कि भारतीय संविधान का स्रोत है भारत की जनता। भारत शब्द की चर्चा कितनी बार है? तो 2 बार है ना।
और साथ में हम बात करें, यह प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह एक क्रम में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना शुरुआत में लाई गई थी उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के साथ साथ आपकी जो अखंडता शब्द है वह नहीं थी, है ना, वह नहीं थी। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई थी, है ना। और हमारे प्रस्तावना में यही एक बार क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। यानी कौन से शब्द को याद रखेंगे, कौन से शब्द को समाजवादी, कौन से शब्द को पंथ निरपेक्ष, एवं जो अखंडता शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या की गई थी, जोड़ी गई थी। इस बात का आपको ख्याल रखने हैं। उसके बाद है जो देखिए आगे है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को। अब देखिए दोस्तों, इस जगह पे 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय। न्याय कैसा कैसा? सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, साथ में राजनीतिक न्याय, है ना। और ये जो न्याय वाली बात है ना, यह आपका रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूसी क्रांति, जो कि आपको पता होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, वहीं से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। तो न्याय वाली बात रूसी क्रांति से। अब बाकी जो जरा देखिए इस जगह पे देखिए अगला क्या है। तो न्याय के बाद आप देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने बातें हैं? 3 इधर हो गए, 3 2 5, यानी 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है ना। उसके बाद देखिए अगला है प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर कितने चीज? 2 चीज हो गए। इन दोनों की क्या? समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता के साथ साथ आप जरा देखिए, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, है ना। बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर। अब जरा देखिए यहीं पे मैं रुक रहा, अब जरा सुनिएगा ध्यान से। इस जगह पे हमने क्या बोला कि भारतीय संविधान का स्रोत है भारत की जनता, जबकि यहाँ पे जो आपको शब्दावली हमने बताया, जो क्रम वाला प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह भारतीय संविधान की प्रकृति को बतलाता है। क्या बतलाता है? प्रकृति को, कि इसका नेचर कैसा है ना। यह कौन सा शब्द बताता है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद है जो अगली जो पॉइंट है हमारी, अब कहेगा कि कितने प्रकार की न्याय है, तो 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब जरा देखिए, तो किसी भी राज्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए बताइए। किसी भी राज्य बराबर समझ रहे हैं, देश यहाँ पे शब्द यूज होगा। तो किसी भी देश में क्या होता है, शासन का क्या उद्देश्य होता है? मुख्य उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना, जनता का अधिकतम भला करना, यानी जितना भी हो सकता है। तो उसके लिए न्याय की जरूरत होगी, उसके लिए उसे स्वतंत्रता देना होगा, है ना। उसके लिए क्या? प्रतिष्ठा देना होगा, अवसर की समता देना होगा, और साथ साथ क्या, इस जगह पे बंधुता को क्या करना पड़ेगा, यानी फैटर्निटी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी यह जो 4 बातें हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यह भारतीय संविधान का क्या है? उद्देश्य है, यह ऑब्जेक्टिव है, यह गोल है, हम कह सकेंगे। तो 3 बातें, भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता, प्रकृति के रूप में क्या क्या है, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह है जो क्या हो गए, यह क्या हो गए, तो यह प्रकृति हो गए, यह हम भारत के लोग क्या, तो स्रोत हो गए। और जो न्याय वाली बात है, और स्वतंत्रता की बात है, समता की बात है, और बंधुत्व की जो बात है, किस चीज की? बंधुत्व की बात है, यह जो है बंधुत्व को बढ़ाना, यह हमारे संविधान का क्या है? उद्देश्य है। और याद रखेंगे कि न्याय वाली बात यह रूस की क्रांति से ली गई है, जबकि स्वतंत्रता की बात, है ना, स्वतंत्रता, समता और आपकी जो एकता, अखंडता वाली यानी भ्रातृत्व वाली जो बात है, भ्रातृत्व यानी बंधुता वाली जो बात है, यह लिया गया है आपका कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कहने का मतलब फ्रांस की क्रांति, जो कि कब हुई थी? 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। अब जरा देखिए आगे है हमारी बात की, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज, यहाँ पे देखिए दिनांक भरा हुआ है ना, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यहाँ भी क्रम देखिएगा, अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिए क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे डेट है और यह कौन से डेट को यह बनकर कर करके तैयार हुआ था, कौन से डेट को यह अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, आत्मा से इसे स्वीकार किया गया था। तो यह 26 नवंबर 1949 को बन कर करके हमारा संविधान क्या हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन याद रखेंगे कि लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। क्लियर है? तो इतने पॉइंट उम्मीद है कि आप हैं जो उद्देशिका प्रस्ताव के संदर्भ में चीजों को याद रखेंगे, है ना। और एक चीज और मैं बता दूं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में कि उद्देशिका प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे स्वीकारा गया था 22 जनवरी और एक साल यानी अगले साल जोड़ दीजिए तो 1947, है ना। यानी कहने का मतलब है इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव है जो क्या प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था। आगे देखिए भारतीय गणतंत्र कि 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान को लागू किया गया। अब जरा देखिए इस चीज को मैं आपको अभी बतलाया कि देखिए ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो क्या देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज, इस बात की चर्चा है जो शुरुआत में थी, लेकिन जो हमने एक बात बताया आपको क्या समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, है ना, इस जगह पे जोड़े गए, है ना, इन दोनों के बीच में क्या समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और बाद में आपको कहाँ तो मिलेगी राष्ट्रीय एकता और अखंडता वाली बात। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो मूल संविधान से संबंधित बात करें तो इसका आपको ख्याल रखने चाहिए कि शुरुआत में था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन वर्तमान में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस बात का ख्याल रखने चाहिए। आगे जरा देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, तो हमारे संविधान में है जो राष्ट्र का उल्लेख किसके रूप में है, या तो भारत कहिए या तो इंडिया कहिए, भारत या तो इंडिया। हिंदुस्तान जैसा कोई चर्चा उस जगह पे नहीं है, आर्यावर्त कोई चर्चा नहीं है। किस रूप में, संविधान के हिसाब से भारत या इंडिया बोलेंगे इसे। आगे जरा देखिए अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में शब्दों का सही क्रम है ना, शब्दों का सही क्रम है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, संपूर्ण यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, उसी को यहाँ पे सार्वभौमिक लिख दिया गया है। उसके बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक के जगह इस जगह पे क्या प्रजातांत्रिक शब्द को जोड़ दिया गया है। तो इस चीज को ऑप्शन के हिसाब से आप क्या करेंगे देखेंगे। आगे जरा देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द है। अभी हमने चर्चा किया था भाई, है ना, कि 42वें संविधान संशोधन, वो ऑप्शन देखना है कि कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। तो उस जगह पे यहाँ पे क्या समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द है, साथ में अखंडता भी शब्द होगा। चलिए आगे जरा देखिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कौन कहता है, तो हमारे संविधान में इस बात की चर्चा है कि नहीं, है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यही तो जोड़ा गया कि हम भारत जो है कैसा राष्ट्र है, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य बराबर यहाँ राष्ट्र से ही संबंधित है, यह बात ध्यान रखेंगे। वह सब जो 1975 में संविधान सभा की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, है ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया था दोस्तों। तो 75 तक तो अखंडता शब्द भी नहीं था और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भी नहीं था। यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो अखंडता है। खैर आगे जरा देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान को की प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य या प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऐसे थोड़ी सी बहस पे जाएंगे तो आपका जो पंथ निरपेक्ष है और धर्म निरपेक्ष शब्द पे मीन्स बहस चलती है, साथ ही लोकतंत्रात्मक और प्रजातंत्र इन शब्दों पे मीन्स बहस छिड़ा हुआ होता है मीन्स संविधान विदों के बीच। आगे जरा देखिए संविधान के उद्देशिका के संबंध में सही है तो पीटी नेहरू ने प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत गो तवा उद्देशिका बना, यही वाला तो है ना, उद्देशिका प्रस्ताव और बाद में ही उद्देशिका बनता है। इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, इसकी प्रकृति जो है न्याय योग नहीं है। प्रकृति हमने क्या बतलाया था, प्रकृति में आपकी चर्चा है
क्या सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह बातें वहां पे कही गई है। उसके बाद है जो अगली देखिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि एक प्रकार से क्या है, यह पूरे संविधान का यह आईना है, जिसके तहत यह स्रोत बतलाता है, प्रकृति बतलाता है, उद्देश्य बतलाता है, साथ ही इसका यानी तैयार होने का अपना डेट बतलाता है। यही चीज है जो आपका यह करता है। अब देखिए इक्वेशन की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग यह आंसर किया जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कौन सा? अभी अब आपको इतना बार हमने बोल दिया ना कि चीजें याद हो गई होगी। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे जरा देखिए, आगे की हम बात करें, वह सब जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो कब सम्मिलित हुआ था? 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। देखिए, तो हमने थोड़ा सा टाइम लिया, कहाँ पे? उद्देशिका को समझाने में। चीजें आगे की आसान हो गई, तो थोड़ा सा टाइम मैं लेता हूं, तो प्लीज और प्लीज इसके लिए सपोर्ट कीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे पता होता कि आगे क्या होने को है ना, किस प्रकार से मैं इन चीजों को आपके समक्ष रखूंगा ताकि चीजें आपको याद हो जाएगी, है ना, और सहूलियत होगी, है ना। चलिए आगे जरा देखें, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो न्याय दिलाना उद्देश्य है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, क्या क्या बोला था? क्या क्या? न्याय, है ना, स्वतंत्रता, समानता और जो भ्रातृत्व वाली बात है ना, यानी कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा वाली बात है। यही तो है भारतीय संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है ना। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी और क्लियर इस जगह पे होने चाहिए था। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यह दिया हुआ है ना, लेकिन विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता की बात है। अवसर की समता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा का ख्याल रखना है, इन चीजों का, यानी यही है जो हमारे संविधान का क्या है, उद्देश्य है। भारत एक गणतंत्र है। अब देखिए, गणतंत्र हम वैसे राष्ट्र को कहते हैं, गणतंत्र कहने का मतलब डेमोक्रेटिक नहीं, यहाँ पे रिपब्लिक कंट्री, है ना। हमारा देश है जो डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक कहने का मतलब यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, यानी ओवर ऑल इन ऑल जो होते हैं, तो यहाँ कौन? राष्ट्रपति होते हैं। भले यहाँ नाम मात्र के हों और मेन चेहरा के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ रिपब्लिक कहने का मतलब होता है कि जहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जो है यह होता है ना। यहाँ वंश उनका नहीं चलता है। जैसे प्रणब मुखर्जी जी हो गए, उसके बाद देखिए अब रामनाथ कोविंद आए, उनका कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। तो वंशानुगत न होकर करके जिस भी पद पे क्या होता है, चुनाव होता है, तो वहीं पे वह पद है जो आपका रिपब्लिक कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत एक गणतंत्र देश है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, यह पद वंशानुगत नहीं है। चलिए आगे जरा देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए किससे आरंभ होती है, याद होगा आपको, हम भारत के लोग शब्द से, है ना, हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है, यही कारण से। आगे जरा देखिए, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो यह संविधान की प्रस्तावना में किया गया है दोस्तों, जो कि अब देखिए, अब आपको एकदम काफी इजी लग रहा होगा यह चीज। आगे देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। तो यह कहाँ? सार्वभौमिक, है ना। कहा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबको ही संपन्न रहे और सबको अधिकार मिलने की बात यहाँ पे कही जा रही है, अर्थात यह भारतीय संविधान की प्रकृति है। आगे देखिए, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। अब देखिए, हमने बोला था ना कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, यह है जो संविधान विदों के बीच क्या होता है ना, अभी जो संविधान के जानकार हैं तो इनमें काफी सबका अलग अलग विचार होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष का कहने का मतलब, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष के बारे में भी चर्चा करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए सीधे तौर पे हम समझते हैं कि भारत जो है उसका कोई एक विशेष धर्म नहीं है ना। इस बात का धर्म ही नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म ही नहीं है। धर्म का मतलब काफी व्यापक होता है, न्याय होता है ना, व्यक्ति की गरिमा दिलाने वाला होता है। इसका काफी पॉजिटिव अर्थ है ना। धर्मनिरपेक्ष का कहने का मतलब यह काफी पॉजिटिव अर्थ है इस जगह पे। तो धर्म नहीं है यानी कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम वाली बात इस जगह पे नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो इन चीजों को ख्याल रखेंगे कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है इस जगह पे। यह सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होता है, सभी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करी जाती है। यह है जो हमारा भारत का संविधान कहता है। आगे जरा देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है,
तो यहाँ पे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने वाला प्रश्न है, इन चीजों को आप भी समझ रहे होंगे। लोक कल्याण शब्द, आगे जरा देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, तो क्या आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है? हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता की बात है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। आर्थिक न्याय है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वाली यदि आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है तो फिर से आप उसे देखिए, है ना, तो उस जगह पे आपको मिलेगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है। आगे जरा देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय की कोई बात ही नहीं है। क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन न्याय की बात नहीं है। तो देखिए चीजें कितनी कितनी आपको मैंने बोला दोस्तों, क्या बोला कि आप इन चीजों को याद कीजिए, याद रहेगा ना तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने को है। लेकिन कुछ लोगों को मैं बोलता हूं तो शायद खराब लग जाता है। खैर कोई नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। सही बात है, कब लागू हुआ था? अभी हमने चर्चा किया 1976 में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और कौन सा शब्द? अखंडता शब्द। आगे जरा देखिए, संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, एक सेट था जिसमें हमने गलती बतलाया था और एक दोस्त ने सही भी इसे किया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब जरा देखिए इस जगह पे शब्दावली को मैं समझ नहीं पाया था, मतलब जल्दी के चक्कर में थोड़ा चीजें तो पता ही थी। अब देखिए यहाँ, संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, तो यह कौन हो जाएगा? उद्देशी का। लेकिन यह क्वेश्चन पूछ दे ना, यह क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32। इसके तहत क्या है? आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना। और इसके तहत आपकी मौलिक अधिकार की रक्षा करी जाती है और इसके तहत 5 प्रकार के रीट की चर्चा की गई है, जिसके तहत क्या क्या था आपका? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सुना होगा आपने नाम, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार उपेक्षा, यह 5 प्रकार की क्या है? रीट है ना। तो यहाँ ध्यान देना है, भीमराव अंबेडकर लगा दे तो अनुच्छेद 32, और ऐसे यदि सदा कह दे दम मतलब क्लियर, तो यहाँ पे आपका उद्देश्य का हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखने हैं। आगे जरा देखिए, इन चीजों को आप यूज कर पाएंगे, कहीं आप लिखते हैं तो, कहीं आप बोलते हैं तो, या किसी को बतलाना हो तो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली का है, अर्थात भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कौन है? प्रस्तावना है। यह स्टेटमेंट किनका है? तो केएम मुंशी का, केएम मुंशी का। यह वही केएम मुंशी हैं जो किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या हैं? 7 सदस्यों में से एक सदस्य थे, है ना। इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। आगे देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। आगे देखिए, इन स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो यह है जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ द इंडिया, बाद में यह बात है जो कही गई थी। आगे जरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। यह केशवानंद भारती बात है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था और 1973 में यह बात है जो सुलझाया गया था। और केशवानंद भारती जो कि एक बड़े संवैधानिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका निधन हाल ही फिलहाल में अर्थात 6 आपका सितंबर को हो गया, 6 सितंबर 2020 को इनका मृत्यु हो गया दोस्तों। आगे जरा देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ है? उद्देशिका के साथ साथ डीपीएसपी यानी भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं उद्देशिका में इस बात की चर्चा की गई है। आगे देखिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई है, उसकी व्याख्या की गई है कहाँ कहाँ? तो देखिए, भारतीय संविधान में हमने क्या बोला कि उसके स्रोत की चर्चा है, उसके प्रकृति की चर्चा है, उसके उद्देश्यों की चर्चा है, और इन दोनों चीजों को मुख्य रूप से बताया गया है कहाँ पे? तो मौलिक अधिकार जो कि भाग आपका 3 में है। भाग कितने में है? 3 में है। और राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 के कितने में है? कम में है। तो
उद्देश्य का प्रस्ताव की झलक है जो यह भाग में आपको देखने को मिलता है। तो समझ सकते हैं कि इन सभी भाग का चीज आपको प्रेम्बल में भी मिल जा रहा है। तो प्रेम्बल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का। चलिए आगे 2 क्वेश्चन और भी इसके हैं। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो उद्देश्य कहाँ मिलेगा आपका? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है कितने प्रकार की न्याय की? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की। इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब जरा देखिए आगे का हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली से संबंधित है। किस चीज से? शासन प्रणाली से। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, राज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो राज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। सोवेरेंटी है जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब जरा देखिए संप्रभुता का मतलब यह होता है दोस्तों कि कोई भी देश अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी प्रकार के फैसले करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। उसी शब्द को हम बोलते हैं क्या? संप्रभुता। तो भारत क्या है? युद्ध करना है चाइना से, नहीं करना है ना? धारा 370 हटाना है या नहीं हटाना है, या हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इस फैसले को हम खुद लेने में सक्षम है। यही कारण से कहा जाता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? संप्रभु राष्ट्र है। आगे जरा देखिए भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यह किस प्रकार की है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। और यह संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? पिछली वीडियो में भी आपने पढ़ा था क्या? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। आगे जरा देखिए भारतीय संविधान की विशेषता है। तो भारतीय संविधान में क्या है आपका? यहाँ संसदात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। आगे जरा देखिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। कारण क्या है इसका? तो मंत्री परिषद किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही कारण से कहा जाता है भारत में संसदीय प्रणाली है। और लोकसभा के जो भी सदस्य हैं वो उसे क्या? भारत की जनता चुन कर करके भेजती है। तो यही कारण से कहा जाता है कि संसदीय प्रणाली है। यानी संसदीय प्रणाली क्यों कहेंगे? क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। यह भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। आगे जरा देखिए यहाँ पे भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न शासन संस्थागत रूप से निहित है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वह संसद के सदस्य होते हैं। यह सही बात है। यदि कोई मान लिया कि किन्हीं को मंत्री बनाया जाता है, यदि वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं तो उन्हें 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन से क्या? सदस्यता लेना पड़ता है, नहीं तो उन्हें पद से क्या? इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। आगे जरा देखिए जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। यह भी बात सही है। यदि विश्वास खत्म तो क्या होता है? मंत्रिमंडल आपका भंग हो जाता है। आगे जरा देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। यह सही बात है। चलिए विधायिका आप जानते होंगे सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग? 3 अंग। क्या क्या? विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका इंप्लीमेंट करेगी, और जुडिशियरी जो है वह देखती है कि संविधान के अनुकूल कोई नियम बनाया गया है या नहीं, है ना? जो नियम कानून बनाया गया है उसे कार्यपालिका ठीक ढंग से लागू कर रही है या नहीं। इन चीजों पे नियंत्रण रखती है कौन? न्यायपालिका। आगे जरा देखिए राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में हमने चर्चा भी किया था, है ना? आगे जरा देखिएगा भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। सही बात है। संसदात्मक शासन व्यवस्था है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। अर्थात यह तीनों का तीनों क्या है दोस्तों? सही है। प्रस्तावना भी इन चीजों को पढ़ा और अभी हमने चर्चा किया संसदात्मक शासन व्यवस्था की। आगे देखिए इस जगह पे हम बात करें भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सही बात है। प्रभु संपन्न यानी राज्य है, जो कि आपका उद्देशिका में इस बात की चर्चा है। लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, बात एक ही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यह कौन सा भाग बतलाता है? भारतीय संविधान का भाग 4, है ना? आगे जरा देखिए भारत राजतंत्र की विशेषता है। तो एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि का शासन। यहाँ कानून का क्या है? शासन है। आगे देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, ऐसा समझिए, है ना? कि अधिकतम से अधिकतम लोगों का क्या हो?
सुख हो, उनका भला हो, यही है जो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का क्या होता है, उद्देश्य होता है। आगे देखिए भारतीय संविधान का दर्शन। तो भारतीय संविधान का दर्शन आपका जो है कल्याणकारी राज के रूप में, आपका समाजवादी राज के रूप में, राजनैतिक समानता के रूप में यह है। यह तो खैर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह किए जाने वाले क्वेश्चन है। आगे जरा देखिए भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो हमने बोला था, क्या बोला था भाई, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत आपकी क्या है, जनता है, जनता है ना। आगे जरा देखिए, और इसमें आपका लिया जाता है किसकी सहारा, संविधान का। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। क्या अध्यात्मक कहने का मतलब ओवरऑल, जैसे आप देखिए कहाँ कहाँ देखिए, तो आप ट्रंप महोदय को देख सकते हैं जहाँ पे केवल राष्ट्रपति मतलब हेड होता है, वह आपका अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, एकल कार्यपालिका। आगे जरा देखिए, आगे की हम बात करें, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सही बात है ना। यहाँ पे जनता क्या एक फिक्स टेन्योर के लिए किसी को चुनती है, उसके बाद है जो काम अच्छा नहीं करेगा हटा दिया जाएगा। आगे जरा देखिए, भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जो कि भाग 11 में काफी अच्छा चर्चा हम लोगों ने किया था। भारतीय संविधान है तो यह भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अतः ना तो कहेंगे पूर्णतः कठोर और ना ही पूर्णतः क्या है, लचीला है। यह अंशतः कठोर एवं अंशतः क्या है, लचीला है। आगे जरा देखिए, आगे जरा देखिए भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात कही गई, यानी आपका न्यायिक समीक्षा वाली बात है ना। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में यहाँ पे जो भी कानून है वह क्या संविधान के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं, मूल ढांचा का इसने उल्लंघन तो नहीं किया है, इन सभी चीजों की चर्चा हमारे यहाँ है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी नहीं है बातें। आगे जरा देखिए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है ना। संघीय प्रणाली यानी केंद्र वाली प्रणाली का प्रावधान है। और कारण जो है आपका, कारण जो है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ऐसा थोड़ी ना है ना। आप अभी महाराष्ट्र और कहाँ वाली केंद्र सरकार के बीच जो टसल चल रहा है उसकी मुद्दा आप देख सकते हैं, है ना। और भी विपरीत जहाँ सरकारें होती हैं, केंद्र अलग और राज्य अलग, तो वहां पे क्या होता है, राज्य अपने हिसाब से चलता है और केंद्र अपने हिसाब से चलता है। इसका मतलब कब चलेगा, केंद्र के पास यदि पावर होता तब तो अपने हिसाब से रखता उसे, लेकिन राज्य के पास क्या होता है, पावर होता है ना। तो इसका मतलब शक्तिशाली केंद्र की रचना नहीं की गई है ना। हाँ, पूर्णतः इस जगह पे हम बात करें, इस जगह पे हाँ कथन, इस जगह पे केंद्र कब, अब जरा कोविड-19 का प्रकोप देखिए, कोविड की स्थिति में, इस समय क्या था, कोविड की स्थिति में, रक्षा वाली स्थिति में देखिए, तो उस समय क्या केंद्र आपका मजबूत हो जाता है। तो समय के अकॉर्डिंग आपका केंद्र है जो किस पे हावी हो जाता है, राज्य पे हावी हो जाता है। तो इस स्थिति में आपका केंद्र जो है क्या है, मजबूत है। बाकी स्थिति में बाकी दोनों के बीच क्या है, समन्वय स्थापित होता है। हाँ, तो यह है जो संघीय प्रणाली होने का यह स्पष्टीकरण नहीं है कि हाँ केंद्र में दे दिया गया है सत्ता, तो वह है जो संघीय प्रणाली है केवल, है ना। आगे जरा देखिए, भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। संघीय लक्षण है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से की जाती है। आगे जरा देखिए, भारतीय संघीय प्रणाली में एकात्मक तत्व है। तो एकात्मक तत्व है, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवा। यह है जो भारतीय संविधान को क्या बनाता है, आपका यूनिटरी बनाता है। एकात्मक यानी एकात्मक एक प्रकार से इस जगह पे बना दिया जा रहा है ना। एकात्मक तत्व है, अर्थात कहने का मतलब अपने हिसाब से, जैसे अखिल भारतीय सेवा कहने का मतलब आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, तो अपने हिसाब से क्या करेगा, किसी राज्य में भेज करके, और केंद्र है जो अपने हिसाब से उसे नियंत्रित करवा सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य का संपादन कौन करता है, आईएएस आईपीएस वगैरह करता है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व वाली बात है। तो ये सभी के सभी संघात्मक शासन, संघात्मक में जो एकात्मक लक्षण दिखता है उसकी विशेषताएं। आगे जरा देखिए, आगे की बात है हमारे कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो संविधान की शासन मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है और एकात्मक झुकाव उसमें सशक्त मिश्रण है। यानी सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे क्या संघीय व्यवस्था है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या दिखता है, दोनों में समन्वय दिखता है। संघीय के साथ साथ आपका जो राज्य वाली है, यानी दोनों के बीच क्या है, मिश्रण है, एकात्मक झुकाव थोड़ा ज्यादा है, इस बात की चर्चा की गई है। आगे जरा देखिए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है।
ठीक है। और भारत में संसदीय प्रणाली गणतंत्रात्मकवाद के साथ जोड़ा गया है ना। तो यहाँ पे देखिए कि चीजें तो यहाँ पे एकदम से क्लियर है, आपको क्लियर एकदम से बातें होंगी। यहाँ राष्ट्रपति क्या होता है, चुनाव, मतलब यहाँ चुना जाता है, तभी तो गणतंत्र कहा जा रहा है। और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है ना। तो यहाँ पे यह भी बातें क्या है, गणतंत्र से जोड़ा गया है कि नहीं, जोड़ा गया है। जैसे आप जानते हैं क्या कि राष्ट्रपति तो गणतंत्र यहाँ पे निर्वाचित हो गया। अब देखिए संसद के कितने अंग, 3 अंग, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो संसद से जोड़ा गया कि नहीं, इन चीजों को जोड़ा गया था, स्पष्टीकरण है। आगे जरा देखिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रक्त है। हाँ, यह क्या, लोकतंत्र का प्राण कहा गया है राजनीतिक दलों को। यदि राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो पक्ष और विपक्ष का कोई मुद्दा कहाँ से उठेगा भाई। तो यह जरूरी चीजें हैं, है ना। साथ ही हम बात करें, साथ ही कारण है लोग खराब शासन के लिए समांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं, यह भी बातें सही है ना। तो यह दोनों का दोनों क्या है, सही है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। आगे जरा देखिए, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, यह संघीय पूर्णतः नहीं कहा जाता है ना। यह है जो आपका क्या है, आपका मिश्रण है। संघ, ऊपर में आपने देखा कि संघात्मक, मुख्य रूप से तो संघात्मक शासन व्यवस्था कह दिया जाता है, लेकिन दोनों का यह क्या है, संघात्मक एकात्मक, दोनों का यह मिश्रण है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कारण गलत हो जाएगा, कथन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, है ना। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बहुआयामी विविधता जो है उसके तहत आपको राष्ट्र निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। यदि संघीय शासन व्यवस्था नहीं लाया जाता तो क्या होता दोस्तों, समझ रहे हैं। यह कहता, कोई राज कहता कि हम अलग देश ही बनेंगे, है ना। कोई कहता कि हाँ हम अलग है, जो हैदराबाद कहता, ये आपका आंध्र प्रदेश कहता, उधर तमिलनाडु कहता, उधर से आपका हिमाचल कहता, उधर से उत्तर प्रदेश कहता, तो सभी जगह पे अलग अलग देश बन जाते। तो समझ रहे हैं, इनको क्या एक कड़ी में बांध कर रखने के लिए संघात्मक व्यवस्था जोड़ी गई इस जगह पे। तो एकात्मकता को क्या करना, संरक्षित करना, और विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना। यानी कहने का मतलब भारत क्या है, विविधता वाला देश है ना। यहाँ पे विविधता है और विविधता में एकता बनाए रखने के लिए संघात्मकता क्या है, जरूरी है। इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। यह केंद्र राज्य संबंध में काफी अच्छे तरीके से हमें और भी कवर करने को मिलेगा। आगे देखिए, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। अब देखिए, यहाँ पे भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना वाहक बनकर उभरा है, यह भी बात सही है। देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षण, दलित का आरक्षण, निर्धन जो हैं उन्हें अंत्योदय कार्यक्रम से क्या करना, उठाना, अल्पसंख्यकों को विभिन्न क्षेत्रों में क्या आरक्षण वगैरह दिया जाता है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की प्रावधान की गई है। तो एक प्रकार का लोकतंत्र के यह सबसे बड़े दावेदारों में से हैं। उसके बाद है जो भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना वाहक बनकर उभरा है। यह भी चीजें एकदम से आपको आत्मसम्मान वाली बात है, हमारा यह प्रस्तावना भी यह चीज कहता भी है। तो कहने का मतलब है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश का काफी अच्छा उदाहरण है। तो ऐसी अवस्था में यह दोनों चीजें क्या हैं, सही है। अब देखिए, कथन कारण वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पष्ट कर पाना, है ना, मीन्स छोटी सी बातों में थोड़ी सी समस्या होती है। इन चीजों को आप समझ रहे होंगे भली भांति। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, तो यह क्या है, संघ का भी संविधान है और राज्य सरकारों का भी संविधान है। एक प्रकार से कहेंगे संघ का भी संविधान है और राज्य सरकार का भी संविधान है, यही कारण से यह बृहद संविधान है। आगे देखिए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है ना। और अगला क्या है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। इस चीज की चर्चा हमने पहले भी कहा कि दोनों का यह मिश्रण है, यही कारण से बोला जाता है अर्ध संघात्मक है, अर्थात यह ना तो एकात्मक है ना ही पूर्णतः संघात्मक है, अतः दोनों का दोनों सही है। भारत संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने, जी ऑस्टिन ने कहा था। और भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह आपका केसी वहियर
ने कहा था, केसी वहियर ने कहा था। अगला है, यही बात को देखिए दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यही है जो केसी वहियर ने कहा कि एकदम कड़ा कानून नहीं है, एकदम मतलब काफी लचीला कानून नहीं है, यानी दोनों के बीच एक काफी बेहतर मतलब समन्वय बनाया गया है इसमें, है ना। तो काफी अच्छा कहा गया है। आगे जरा देखिए भीमराव अंबेडकर का क्या कथन है कि संविधान को संघात्मकता के ढंग, हाँ संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यानी यहाँ पे तंग ढांचे नहीं कहा गया, यानी जैसे तैसे ढाला नहीं गया है। आगे जरा देखिए भारतीय राजनीतिक पत्ती के बारे में कौन सा सही है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पत्ती की सरकार है और संघीय नीति है। यह बातें क्या है, सही है। आगे देखिए गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है, जिसमें क्या बोला गया दोस्तों कि इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है अर्थात निर्वाचन होता है। बस सीधा यही बात याद रखने हैं। आगे जरा देखिए संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है ना। तो यह थोड़े कठिन टाइप के आपको प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन 2-3 बार आप सुनेंगे, चीजों को आप रिलेट करना सीखेंगे तो यह फिर आसान लगने लगेगी। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी टॉपिक्स आएगी, है ना। तो राष्ट्रीय प्रतीक, तो राष्ट्रीय प्रतीक भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यह बाघ है। राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो हमारा कमल है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी कौन है, वही मोदी जी का मोर है। और राष्ट्रीय ध्वज आपका, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है, चक्र में है जो आपको कितनी तिलियां, 24 तिलियां आपको नजर आती हैं, वह 24 तिलियां 24 घंटे का प्रतीक है। और 24 घंटे जिस प्रकार से हमारा टाइम जो है ना दोस्तों, 24 घंटे में कभी रुकता है, हम रुक जाते हैं, लेकिन हमारा टाइम नहीं रुकता है। तो वह जो नहीं रुकना बराबर वह प्रगति का प्रतीक है ना। वह आपका चक्र जो है प्रगति और न्याय का वह प्रतीक है। अब जरा आगे देखिए, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह या तिल्ली की कुल संख्या कितनी है, 24। और संपूर्ण राष्ट्रगान यह आपका कितने सेकंड में गाया जाना चाहिए, तो 52 सेकंड में। गीत कहे तो चलिए आपको अब कमेंट के लिए मैं छोड़ रहा, देखते हैं कि यहाँ तक सिंसियर होकर आपने सुना है या नहीं सुना है ना। बहुत से लोग नहीं सुनते, कमेंट भी नहीं करते, तो इससे पता लगता है थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी डाउन होता है दोस्त। तो आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं बेहतर तरीके से और रिलेट करने का प्रयास करूंगा। चलिए अब जरा है यहाँ पे भाग 1 शुरू हो गया यहीं से, है ना। भाग कितना, 1। भाग 1 क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 है दोस्तों, और यह अनुच्छेद 1 से लेकर करके 4 तक इसमें वर्णन है ना। अनुच्छेद 1 से लेकर के कहां तक, 4 तक। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उन्हें हम कवर करने का बेहतर प्रयास करेंगे। अब देखिए भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, यह अनुच्छेद कितने के तहत, 3 के अंतर्गत। नए राज्य प्रवेश करे, कोई प्रवेश करे जैसे पाकिस्तान कहे, यह संभव तो खैर नहीं है कि हम भारत में ही मिलना चाह जा रहे हैं, चलिए भाई आइए स्वागत है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत, 2 अनुच्छेद के तहत। लेकिन कहे क्या कि जम्मू कश्मीर हम पाकिस्तान में जाएंगे, इसके लिए स्वागत नहीं है, गत नहीं, यहाँ पे स्वागत नहीं, यहाँ पे लात है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई अलग नहीं हो सकता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का क्या है, संघ है। यह है जो आपका विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यह कभी भी अलग किसी से नहीं हो सकता है, यह अनुच्छेद 1 कहता है। लेकिन कोई आना चाहिए, इसके लिए स्वागत है, अनुच्छेद 2 कहता है। और यदि शासन प्रणाली में अंदर के राज्यों में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो इसके तहत हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो उसी प्रकार से वह अनुच्छेद कितने के तहत, 3 के तहत। अब लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली बात, है ना। उसके बाद है जो दमन दीव और दादर नगर हवेली वाली बात, ये सब अनुच्छेद कितने के तहत हैं, 3 के तहत आएंगे। आगे देखिए नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, आपका संसद में निहित है। संसद कहे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करेगा, यह भी अनुच्छेद 3 के तहत कौन करेगा, संसद ही करेगा। नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन किया, इसका मतलब क्या हुआ, सीमा में परिवर्तन कहने का मतलब है कि आप बाउंड्री बना रहे उस जगह पे, यह राज्य का सीमा यहाँ पे है, इन सब का अधिकार है जो संसद के पास है। आगे देखिए एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने
अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह किसे होगा? संसद को ही होगा। तो नए राज्य को सम्मिलित करेगा, नए राज्य को सम्मिलित करेगा, तो यह है जो आपका नए राज्यों का प्रवेश वाली बात हो जाएगी। प्रवेश का है ना, यानी दूसरा वाला आकर के मिलेगा, तो 2 और ऐसे 3। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार आपका जो प्रथम अनुच्छेद है वह भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी भारत, इंडिया जो है यूनियन ऑफ द स्टेट है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स हैं, जिसके अंतर्गत अभी मैं वर्तमान में बात करूं तो भारत में कितने राज्य? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब जरा देखिए, नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में बातें कही गई है कि कौन से बात यहाँ पे सही है। अब देखिए, इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। क्या यह पॉइंट हमें कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है? सही बात है, अनुच्छेद 3 के तहत इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची, देखिएगा अनुसूची कह रहा है तो प्रथम, और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान करना होगा। यानी कहने का मतलब है, अनुच्छेद कहता तो केवल 3 हो जाता नए राज्यों के निर्माण संबंधित, और अनुसूची पूछेगा तो पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन करना होगा। और इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में आपका पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस राज्य के विधान मंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके क्षेत्र, सीमा एवं नाम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यदि किसी का सीमा परिवर्तन करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, यानी गठन करना है, तो ऐसी अवस्था में उस राज्य के विधानमंडल से आपको यह पारित करवाना होगा कि इसकी जरूरत है। साथ ही मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश को अलग किया गया, तो ऐसी अवस्था में आंध्र प्रदेश के विधानसभा को क्या किया जाएगा? विधान परिषद जो भी है, विधान परिषद एवं विधानसभा, वहां से यह चीज पारित करवाना होगा। इस बात का ख्याल आपको रखने चाहिए। अनुसूची 1 और कितने के तहत? आपका 4, अनुच्छेद कहे तो 3। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए तो संसद में किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा। अब देखिए, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है? तो देखिए, संसद में यदि जितने भी सदस्य हैं, उपस्थित सदस्य, शब्दावली समझिएगा, उपस्थित सदस्य का 50% प्लस 1 वोट यदि पड़ जाता है तो वह विधेयक है जो साधारण बहुमत कहला जाता है। यानी वह बहुमत साधारण बहुमत कहला जाता है। लेकिन क्या होता है, विशेष बहुमत का है ना, तो जितने भी टोटल सदस्य हैं, उपस्थित की नहीं, टोटल सदस्य की, और उसका 50% प्लस 1 जब आएगा तो वह है जो विशेष बहुमत कहलाता है। आगे जरा देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? संघ राज्य कहने का मतलब समझ रहे हैं, संघ और राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो यह किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति उस जगह पे उपराज्यपाल या प्रशासक क्या कर देते हैं? चुन दिया करते हैं। चलिए, तो आपको बतलाना है कि अभी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन हमें बतलाएंगे। पहली कि जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है, और लद्दाख के अभी उपराज्यपाल कौन है, और कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, 1 मिनट आपको लगेगा, उससे ज्यादा आपको टाइम लगने को नहीं है टाइप करने में। भारत संघ नहीं है, ये देखिए तो एकदम सरासर गलत है भाई, है ना। भारत राज्यों का संघ है ना। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इसकी चर्चा है जो अनुच्छेद 1 में ही तो है और अनुसूची 1 में भी है। आगे जरा देखिए, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना प्रवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। उसकी संसद के बिना भी प्रवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है या प्राप्त है। कौन सी अवस्था में? तो आप देखिए, अभी जम्मू कश्मीर वाला जो आपको लीला है, यदि समझ में आए तो यही अधिकार के तहत केंद्र सरकार ने किया। उस जगह पे तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो विधानसभा वहां चल ही नहीं रहा है भाई। तो विधानसभा जब चलेगा ही नहीं, विधानमंडल है ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में वहां से पारित करवाना कोई जरूरी नहीं है। राज्यपाल महोदय जो कह दिए बस हो गया। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? आपका संसद है जो कानून आपका बना सकेगा। आगे जरा देखिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। तो किसी राज्य का क्षेत्र का बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर, अनुच्छेद आपका 3 है। सही कथन है, तो भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स, सही बात है। आगे जरा देखिए, क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है ना, पहले भी हमने बतलाया। आगे जरा देखिए, इसके धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है ना। यह हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप लुसेंट को आप पढ़िए दोस्त, है ना। उस चीज की चर्चा काफी अच्छे तरीके से इसमें भी किया हुआ है, लुसेंट में भी, है ना। कि इसके धर समिति ने क्या बोला था जब कहा गया था कि राज्य हमें
मतलब विभिन्न भाषा के आधार पे भारत को क्या किया जाए, बांटा जाए, इस प्रकार की चर्चा कही गई थी। तो एस के धर ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पे नहीं बांटिए, प्रशासनिक आधार पे बांटिए, यह एस के धर ने कहा था। यह बातें भी सही है। आगे जरा देखिए, अब 3 लोगों के आपका JPV समिति बनता है। जे से आपका क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू, पी से हो गया पटाभी सीतारमैया और भी से हो गया वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों की अध्यक्षता में बनी थी और यह भी क्या किया गया था, राज्य के पुनर्गठन का है, जो मतलब राज्यों का पुनर्गठन होगा, यह भाषा के आधार पर होगा। इसके पक्ष में यह दोनों के दोनों नहीं थे, है ना। और यह जेपी भी जो समिति थी, कमिटी थी, इसी की सिफारिश को इन्होंने क्या किया था, लागू किया था। आगे जरा देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है ना, तो संशोधन करना होगा अनुसूची कितने में, 1 में। आगे देखिए, भारत में संघ शासित प्रदेश है। अब देखिए, यह तो खैर पुराना डाटा है, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8 आपको करने चाहिए, कितने, 8 हो जाएंगे। चलिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीट कितने आरक्षित हैं, तो यह कितने हैं, 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं। आगे जरा देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए थे। तो देखिए, जब शुरुआती दौर में हम बात करें तो पहले 14 राज्य थे एवं 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में अभी कितने हैं, तो 28 राज्य, कितने राज्य, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन चीजों को आपको सुधारना होगा, काटना होगा। आगे देखिए, संघ राज क्षेत्र, तो संघ राज क्षेत्र है, यह तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, दमन दीव हो गए, पुद्दुचेरी हो गए, दिल्ली हो गए, चंडीगढ़ हो गए, इसके साथ साथ लक्षद्वीप हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, इसके साथ साथ क्या हो गए आपके, लद्दाख हो गए। सभी के सभी क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे जरा देखिए, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है ना। तो अभी तक किसका नहीं बदला है, तो यह तो खैर अब यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने वाला आंसर था। ऐसे अब बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हो गई है ना। आंध्र प्रदेश की ऐसे शुरुआती राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 राजधानी है। एक तो अमरावती है, साथ में एक विशाखापत्तनम है, और इसके साथ साथ में एक कौन सा है, कुरनूल है। कुरनूल, न याद रहे ना, तो न से न्यायिक राजधानी याद रखिएगा। अमरावती है जो विधायी राजधानी, और विशाखापत्तनम जो है यह कार्यकारी राजधानी बनाई गई है आंध्र प्रदेश की। आगे जरा देखिए, दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, तो अब आपको कमेंट कर करके बतलाने हैं, देखते हैं कि यहाँ तक आप में से कितने लोगों ने देखा है। गूगल भी कीजिए, लेकिन हमें बतलाइए कि 69वें संविधान संशोधन कब हुए। आगे जरा देखिए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यह सही बात है। दीव, खंबात की खाड़ी आप देखेंगे तो गुजरात जो देखते हैं ना, गुजरात ऐसे कर करके ऐसे, तो इस जगह पे खाड़ी आपको मिलेगा जिसका नाम है खंबात की खाड़ी, है ना। तो यह आपका उसका एक टापू है, जो कि आपका सही बात है। और दमन एवं दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। किसको, दमन एवं दीव को। आगे जरा देखिए, सिक्किम जो है आपका, इसको भारत संघ में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा ना, 1900 कितना द्वारा, 75 द्वारा यह पूर्ण दर्जा दे दिया गया था। इस बात का ख्याल रखेंगे। भारत राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है। अब देखिए, इस जगह पे क्रम पूछा जा रहा है ना। तो आपका नागालैंड हो गए, नहीं, नागालैंड 63 हो गए, हरियाणा आपका 66 हो गया, आपका सिक्किम का अभी बतलाया 75, और अरुणाचल प्रदेश का बना था आपका 87 में, है ना। तो इस प्रकार से आपको डेट याद होने चाहिए। आगे जरा देखिए, भारतीय राज्यों के उनके निर्माण के अकॉर्डिंग सही है। तो आप अभी बतलाया सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश कब था, 1987। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ बना था आपका 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड बना था, यानी एक ट्रिक याद रखिएगा, छऊझा, है ना, छऊझा, छऊझा, 1 नवंबर 2000 को बना आपका छत्तीसगढ़। ऊ से उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर करके आपका 9 नवंबर को, और झारखंड बना 15 नवंबर को। तो इस प्रकार से हम बात करें तो सबसे पहले 75 में सिक्किम, 87 में अरुणाचल प्रदेश, 2000 में दोनों हैं, लेकिन डेट वाइज 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ है और
झारखंड जो है आपको 15 नवंबर को है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप आया 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड बना किससे अलग होकर के? छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के, उत्तराखंड बना था किससे? उत्तराखंड आपका बना था किससे? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर करके आपका 9 नवंबर को। आगे जरा देखिए, यहाँ पे आपको क्या करने थे? मिलाने थे। तो इस जगह पे देखिए आंध्र प्रदेश बना यह 1953 में, हरियाणा बना 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में और सिक्किम बना 1975 में। आगे जरा देखिए, यहाँ पे फिर से आपको क्या करने हैं? मिलाने हैं। अभी हमने चर्चा किया था दोस्तों नागालैंड, है ना? नागालैंड तो यह है जो आपका 1 दिसंबर 1963 को बना। मेघालय 1972 में, मेघालय 1972 में, और सिक्किम आपका 16 मई 1975 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। तो कम से कम आपको ईयर याद रहेगा, है ना? ईयर याद रहेगा। तो पहला मोटिव आपको ईयर याद होने चाहिए। दूसरा मोटिव है कि यदि यह याद हो जाता है तो उसका दिवस याद हो जाएगा, तो और अब के एग्जाम के लिए और यह बेहतर हो जाएगा। आगे जरा देखिए, हरियाणा तो 1966, महाराष्ट्र आपका 1960 हो जाएगा, और राजस्थान आपका 1956, है ना? राजस्थान 1956। चलिए, तो यह वर्तमान स्वरूप के संदर्भ में यह बातें कही गई होगी। अवरोही कह रहा है, अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो घटते क्रम इस प्रकार से सजाया गया, 66 है, 60 है, फिर 56 है। आगे देखिए, सही कथन है। तो सही कथन, गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, है ना? तो गोवा और दमन दीव के संदर्भ में एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया भी था, है ना? कब? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? इसे अलग किया गया था। आगे जरा देखिए, और बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, है ना? बंबई वही तो 1960 में बना था। बंबई को विभाजित कर करके गुजरात एवं क्या बनाया गया? महाराष्ट्र। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, जिसे हिमाचल प्रदेश को कब? 1971 में क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्फा उग्रवादी, है ना? उल्फा उग्रवादी किससे संबंधित है? तो उल्फा उग्रवादी आपका कहाँ से संबंधित है? आसाम से संबंधित है। कहाँ से? आसाम, जिसकी राजधानी है आपका दिसपुर। पीपुल्स बार ग्रुप नाम का आतंकवादी संगठन स्थित है, यह आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कावेरी जल विवाद है, तो कावेरी जल विवाद है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल के बीच है ना? लेकिन मुख्य रूप से कर्नाटक। जबकि यही कृष्णा जल विवाद आपसे पूछता तो आंध्र प्रदेश और क्या हो जाता? यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कहाँ हो जाता? आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी जल विवाद है, जबकि कावेरी है कर्नाटक और नीचे चले जाए तमिलनाडु और पुदुचेरी एवं कहाँ? केरल के बीच है। आगे देखिए, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यानी इसके लिए आयोग बैठा था। आयोग बैठा था आपका कब? तो 1953 में, 29 दिसंबर 1953 को आयोग बैठ गया था। कौन थे? तो पोटी श्री रामलू, इन्हीं की मृत्यु हुई थी, इसके बाद है जो बैठा था। और फजल अली कमेटी अपना रिपोर्ट दे दिया था 1956 में, और उसके तहत कहा गया 1956 में कहा गया था कि भारत में राज्यों का जो है भाषा के आधार पे किया जा सकता है। तो शुरुआत में कही भी गई थी कि इतने भाषा के आधार पे राज्य बन जाएंगे कि ऐसी अवस्था में भारत है जो विखंडित हो जाएगा, भारत यूनियन नहीं रह पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भारत विखंडित होने के बजाय यह भारत और सशक्त बना पहले की अपेक्षा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य बना आपका कौन? आंध्र प्रदेश। और एक आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार पर कब बना? 1953 में। चलिए अब भाग 2 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। कौन से भाग की? भाग 2 की बात कर रहे हैं, जो कि भाग 2 हमारा क्या है? नागरिकता, यानी भारत में नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे जाती है, इन संदर्भों में चर्चा की गई है। आपका भाग कितने में? भाग कितने में? 2 में। अनुच्छेद 5 से कितना है? 11। 5 से कितना है? 11 है। याद कीजिए, बोलिए मेरे साथ में। नागरिकता भाग कितना? 2। अनुच्छेद कितना? 5 से 11। अनुच्छेद कितना? 5 से 11। अब देखिए, तो भारतीय संविधान कहता है क्या? कि भारतीय संविधान कैसा आपको नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। जबकि अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका देश, यूएसए का नागरिकता मिलेगा। साथ में आप जिस जिस राज्य के हैं वहां की नागरिकता भी मिलती है। तो भारत में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में है जो 5 प्रकार से दोस्तों नागरिकता क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। कितने तरीके से? 5 तरीके से आपको नागरिकता है जो क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। सबसे पहली बात हम करें, क्या है? जन्म द्वारा, है ना? किसके द्वारा? जन्म द्वारा दिए गए हैं। देशीकरण के द्वारा है। भूभाग को क्या कीजिए? सम्मिलित कीजिए। पंजीकरण के द्वारा है। तो इन सभी प्रावधानों के द्वारा क्या किया जाता है?
आपका जन्म से हो गए, एक तो जन्म से हो गया, वंश से हो गया, देशीकरण हो गया, भूभाग को सम्मिलित कर लेने से, रजिस्ट्रेशन वाली बात है, इन सब से नागरिकता प्राप्त की जाती है। लुसेंट को खोलिए, उन 5 पॉइंट्स को आप याद कीजिए। आगे जरा देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, तो इसके लिए यहाँ पे बात कही गई है कि एक इन पॉइंट्स को मेरे हिसाब से अभी पढ़ना उचित नहीं है, इसके लिए आप सीधा सीधा पढ़ लीजिए क्या, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीधा गूगल पे सर्च कीजिए और उसको कवर कीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे सही कथन के संदर्भ में कुछ बातें दी गई है। नागालैंड, नागालैंड देखिए अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे होगा, मैप आपके पास होने चाहिए। असम है ना, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 के ए से लेकर करके आपका 371 के आई तक का प्रविष्ट दिया गया, अर्थात विशेष राज्य का इन्हें क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। आगे जरा देखिए, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी हमने चर्चा किया है ना। और नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए आपका संसद है जो इसमें सक्षम है, और इसके लिए अनुच्छेद कितना है, 11 है। अनुच्छेद कितना है दोस्तों, 11 है। अब देखिए, मैं कुछ अनुच्छेद के संदर्भ में आपको सीधे तौर पे बात मैं आपको बतलाऊं नागरिकता के संदर्भ में, तो अनुच्छेद आपका 5, तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अच्छा, और ये क्या है, 6 नंबर कहता है कि भारत से पाकिस्तान जो चले गए थे उस समय, तो उसकी नागरिकता के संदर्भ में कुछ बातें हैं। और फिर 7 कहता है आपका क्या, कि पाकिस्तान से भारत लोग आए तो उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी, इन सभी संदर्भों में चर्चा करता है। और संसद है जो नागरिक के संदर्भ में कानून बनाएगी, है ना, कानून बनाएगी, तो अनुच्छेद कितने के तहत, 11 के तहत। इसमें आपको एक बिल आपको देखने को मिलेगा, यानी एक्ट देखने को, सीएए मिलेगा, एनआरसी का मुद्दा मिलेगा, यही भाग 2 से ही संबंधित है। यह क्वेश्चन लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताओ, सीए का मुद्दा है, एनआरसी का मुद्दा है ना, ये सब है। जो एनपीआर का जो मुद्दा है, यह भाग कितने से संबंधित है, तो भाग आपका 2 से संबंधित है। आगे जरा देखिए, मूल अधिकार के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है, यानी इनसे संबंधित यह तो काफी मतलब विस्तृत इसमें चर्चा चलेगी दोस्तों, है ना। तो हम भी अब बोलते बोलते थोड़ा सा मीन्स नर्म हो गए हैं, तो मैं इसे अगली पार्ट में कवर करने का प्रयास करता हूं। यहाँ तक आप एंजॉय कीजिए और इसे बेहतर तरीके से कवर कीजिए, है ना। अगली पार्ट में हम मूल अधिकार और किसे कवर कर लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो आपका महत्वपूर्ण संविधान का पार्ट है जो यहीं से कवर हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। हमें यह कहने की दोस्त आदत नहीं है, मैं प्रोफेशनल इस क्षेत्र में नहीं हूँ, बस इन चीज़ों को, भावनाओं को आप समझिए। चलिए, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, इसका बार बार रिवीजन कीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।